अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट ठीक होंगे। आज हम अपने आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम आगे कंटिन्यू करें, जो हम कल लेक्चर पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ। और उसके अंदर कल हमने सिर्फ पढ़ा था कि कूलम लॉ की डेफिनेशंस क्या है, फिर हमने उसका फार्मूला पढ़ा था, फिर हमने के की वैल्यू पढ़ी थी, फिर हमने देखा था कि कूलम लॉ आपका जो है कूलम फोर्स वो फ्री स्पेस के अंदर क्या होती है। और आज हमने ये पढ़ना है कि अगर आपको कूलम लॉ के अंदर जो कूलम फोर्स है अगर हम उसे एक वेक्टर के तौर पर लें, कल हमने सिर्फ उसे मैग्नीट्यूड के तौर पर देखा था, आगे हम उसे वेक्टर के तौर पर अगर देखें तो उसकी वेक्टर फॉर्म उसकी क्या होगी। और अगर हमने उससे देखा था कि फ्री स्पेस के अंदर कूलम फोर्स क्या थी, आज हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास एक मीडियम हो तो उस मीडियम का उस कूलम फोर्स के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि कूलम लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। ठीक है, तो कल भी हमने इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी, तो आज भी हम इस डायग्राम के ज़रिए ही इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, वो किसी डिस्टेंस R पे पड़े हैं। ठीक है, और इसी तरह और अब ये क्या है, एक फोर्स F21। ठीक है, यह वेक्टर फॉर्म में कैसे है कि देखें ये ऊपर एरो का निशान डला हुआ है, और एरो का निशान जब होता है तो मतलब हम फोर्स को किस फॉर्म में ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, अब इस 21 का क्या मतलब है, इस 21 का मतलब ये है कि चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और इसी तरह इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस 1-2 का मतलब क्या है कि इस 1-2 का मतलब ये है कि ये चार्ज जो है Q2 ये Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये जो कूलम फोर्स होती है ये को क्या होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि चार्ज Q1 जो अगर Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो आपका ये होगी Q2 ये भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, Q1 के ऊपर लगाएगा। ये आपने 9th के अंदर एक लॉ पढ़ा था, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, कि अगर एक चीज़ और दूसरी चीज़ के ऊपर एक्शन लगाती है तो बदले में वो भी चीज़ उसके ऊपर क्या लगाती है, रिएक्शन लगाती है, जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर Q1 ने Q2 के ऊपर एक्शन किया है, एक फोर्स लगाई है, तो बदले में Q2 भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर क्या लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जो मैग्नीट्यूड में तो उसकी इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अच्छा बच्चों, अगर हम अब चार्ज Q2 पे अगर Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स को F21 से शो करें, और इस तरह Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स को F12 से शो करें, तो ये किसकी इक्वल होगी, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब ये हमें चीज़ क्या शो कर रही है कि आपके पास तो ये दो फोर्सेज हैं, एक है F21 एक है F12। ये दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। ठीक है, अगर हम इसकी अब इन दोनों फोर्सेज को, ये दोनों फोर्सेज क्या है, वेक्टर फॉर्म है, तो हम इनकी अलग-अलग मैग्नीट्यूड देखेंगे कि इनकी मैग्नीट्यूड क्या है और इनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो F12 क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो F21 भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यानी कि यहाँ इसको देख के आपको ये लगेगा कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये दोनों फोर्सेज क्या होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हम देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हम अभी फ्री स्पेस के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम उस वक्त डिस्कस कर रहे हैं जब हमारे पास ये दोनों चार्जेस कहाँ पे पड़े, फ्री स्पेस के अंदर पड़े। अच्छा बच्चों, अब हम कूलम फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जब भी आपने कूलम फोर्सेस की डायरेक्शन को पढ़ना है तो आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हो कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होती है, 1 होती है, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर आपने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना है तो आपके पास यूनिट वेक्टर का होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे इस केस के अंदर आप देखेंगे अगर चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है 2-1, तो अगर इसके हम डायरेक्शन देखें, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि R21। ये R21 क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह ये इस केस में देखें अगर चार्ज Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F12, तो इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12, यानी कि 2 से 1 की जानिब आपकी ये डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, तो जैसे कि ये देखें कि ये चार्ज Q1 से Q2 की जानिब एक डायरेक्शन बन रही है, यानी कि फोर्स लग रही है, जिसका यूनिट वेक्टर क्या है, R21। इसी तरह Q2 से Q1 की जानिब एक फोर्स लग रही है जिसकी यूनिट वेक्टर क्या है, R12।
अगर हम देखते हैं कि फोर्स F21 और फोर्स 12, ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आपको इन फोर्सेस के, इस फोर्स को क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये वाला हिस्सा किसके क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इस तरह इसी फोर्स का ये वाली जगह ये क्या बता रही है आपको, मैग्नीट्यूड इसकी बता रही है, और ये वाली जगह क्या बता रही है आपको, इसकी डायरेक्शन बता रही है। अच्छा बच्चों, अगर हम ये देखें कि अगर हमने इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास ये क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस तरह अगर फोर्स 21 की मैग्नीट्यूड क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करने लगे, एक्सप्लेन करने वेक्टर फॉर्म के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर यानी कि वो भी चाहिए। वो आपके पास क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर इस फोर्स की क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन बन रही है वो Q1 से Q2 की जानिब बन रही है, ठीक है। इस तरह आपके पास जो फोर्स 21 है उसकी जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, 2 1 ये, और ये अब ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चार्ज Q2 से Q1 की जानिब है। अच्छा बच्चों, अब हम आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट देखते हैं कि अगर आपके पास वो दो चार्जेस दरमियान अगर मीडियम है तो उस मीडियम की वजह से उनकी कूलम फोर्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफ़ द मीडियम इज़ एन इंसुलेटर, अगर आपके पास दो चार्जेस दरमियान में एक मीडियम जो है वो इंसुलेटर हो, अगर हम ये जो इंसुलेटर ऐसे हम आमतौर पर जो कहते हैं वो डाइलेक्ट्रिक होता है, यानी जब भी आप लफ्ज़ सुनो डाइलेक्ट्रिक तो आप समझ लो कि किसी दो चार्जेस दरमियान आपके पास एक मीडियम पड़ा है, ठीक है, और जो कि एज अ इंसुलेटर है। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को आपके पास एनी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से करंट को आसानी से गुजरने नहीं देती, ठीक है। प्लेस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कि दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो आपके पास एक इंसुलेटर पड़ोगे उसे क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, ठीक है। एंड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट कंडक्शन, यानी कि और इसकी प्रॉपर्टीज होती है डाइलेक्ट्रिक की, ये यानी कि कंडक्शन के बगैर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है। जैसे कि अगर आप फर्ज कर लें कि आपके पास ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव है। और अगर ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक को एक किस्म का नहीं होता बल्कि बहुत सी किस्मों का होता है। ये आपके पास लकड़ी का कार्डबोर्ड भी हो सकता है, ये आपके पास एयर भी हो सकती है, ठीक है। और ये आपकी बुक के अंदर आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.1, ठीक है, और इसके अंदर आपको ये डाइलेक्ट्रिक दिए हुए हैं जैसे कि वैक्यूम, ठीक है, ये आपके पास ग्लासेस, माइका, रबड़, ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, ये सारे क्या आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो ये इन डाइलेक्ट्रिक में से कोई भी आप इन चार्जेस के दरमियान रख सकते हो। और अब इसकी कंडीशन, और यानी कि अगर आप मैं फर्ज कर लूँ कि आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या रख दिया, एयर को आपने डाइलेक्ट्रिक के तौर पर ले लिया, अब ये क्या करेगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये कंडक्शन के बगैर, यानी कि इन आप चार्जेस की ये चार्ज इधर फोर्स लगा रहा होगा और ये चार्ज भी क्या लगा रहा होगा, इस साइड पे फोर्स लगा रहा होगा। अब ये एयर क्या करेगा कि कंडक्ट नहीं कर रहा, यानी कि अपने अंदर से ये डाइलेक्ट्रिक को इस फोर्स को गुजरने नहीं दे रहा, लेकिन कंडक्शन के बगैर ही इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ से ऊपर से यहाँ ट्रांसमिट कर देगा इस साइड पे और ये इसको इस साइड पे ट्रांसमिट कर देगा। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर आपकी चार्जेस दरमियान अगर एक डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो आपकी कूलम फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि अगर आपके चार्जेस दरमियान अगर एक डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो आपकी जो फोर्स होगी, कूलम फोर्स होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि हमने कल देखा था कि आपके पास जब ये फोर्स फ्री स्पेस में थी तो उसका फार्मूला क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब आपके मीडियम के आने की वजह से आपकी कूलम फोर्स रिड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि आपके पास एक आ गया कि आपके पास एक सर्टेन फैक्टर आ गया। इस सर्टेन फैक्टर की वजह से क्या हो जाती है, आपकी कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है। और इस सर्टेन फैक्टर को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या है, परमिटिविटी में आपको कल बताई थी कि ये एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू स्टोर चार्ज, यानी कि ये किसी मटेरियल की क्या होती है,
प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी एबिलिटी होती है कि वो कितनी चार्ज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो हर इसी तरह आपके पास एप्सिलॉन नॉट आर क्या है कि किसी भी मीडियम की उसकी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज आपके अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। और ये आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, हर ये डाइलेक्ट्रिक के लिए अपनी अलग-अलग होती है। यानी कि एयर के लिए ये वन होती है या 1 से ऊपर होती है, ग्लास के लिए अलग होगी। जैसे कि मैं आपको पहले टेबल एक दिखाया, टेबल 2.1, उसके अंदर आपको एक साइड पे डाइलेक्ट्रिक बताया गया है, मटेरियल बताया गया, दूसरी तरफ एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताई गई है। और आप वहाँ पे देखेंगे कि हर मटेरियल की अपनी एक अपनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये कम क्यों होती है, हम इस चीज़ को देखें तो आप देखें कि इस फ्री स्पेस वाले फार्मूले के अंदर और इस फार्मूले के अंदर चेंज क्या है कि और सिर्फ एक चीज़ का माइनर चेंज है कि इस फैक्टर का चेंज एप्सिलॉन आर का चेंज है। इस एप्सिलॉन आर की वजह से अब क्या होगा, अब मैंने कहा है कि डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से आपकी कूलम फोर्स क्या होगी, कम से कम हो जाएगी। क्यों? अच्छा बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि मैथ के अंदर आपके पास तो डिनोमिनेटर के अंदर जितनी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है आपका ओवरऑल आंसर क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास y = 1/10 है तो इसका आंसर आएगा 0.1। अगर इसी तरह फर्स्ट कर लें कि मैंने डिनोमिनेटर के अंदर इसकी वैल्यू क्या कर दी है, बढ़ा दी है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01। इस तरह आप वैसे जैसे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपके पास ओवरऑल आंसर क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे देखो तो एक फैक्टर का क्या हो गया, इजाफा हो गया। जब यहाँ पे इजाफा हो गया तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आपके पास ओवरऑल नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऊपर ये आपकी ओवरऑल जो फोर्स होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी ओवरऑल जो आंसर होता है वो कितना क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अच्छा बच्चों, अब आज हमने टॉपिक सारा पढ़े, इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। आज हमने सीखा है कि अगर आपने कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखना है तो हमने उसको कैसे देखा है, ठीक है। और हमने देखा है कि अगर आपके चार्जेस मीडियम आ जाए तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर आपके पास तो कूलम फोर्स का लॉ को आपने अगर वेक्टर फॉर्म में देखना है तो आपके पास क्या होगी, आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। और यूनिट वेक्टर ही क्या होता है कि आपको किसी भी वेक्टर के अगर आप इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है तो आपको यूनिट वेक्टर का होना ज़रूरी होता है। इस तरह हमने देखा है कि अगर आपके पास तो चार्जेस मीडियम आ जाए, ठीक है, तो आपके पास कूलम फोर्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वो रिड्यूस क्यों होती है, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर इस डाइलेक्ट्रिक के परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के आने की वजह से आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई है। जब वो ओवरऑल नीचे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ती है तो आपके पास तो ओवरऑल जो उसका आंसर होता है वो कम हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस कूलम लॉ को एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस कूलम लॉ को कहाँ पे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उस तक आपको अल्लाह हाफ़िज़।